अधिकांश पढ़े लिखे युवाओं का एक सपना होता है कि वो एक बार लबासना ज़रूर आए। जो लोग सही समय पर सही परिश्रम करते हैं वो अभी आते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो अभी आते हैं। मैं जब यहाँ आ रहा था तो सोच रहा था कि मेरे मन में भाव कैसे हैं, मुझे खुश होना चाहिए या मुझे हताश होना चाहिए, निराश होना चाहिए, अंग्रेजी में कहें तो नर्वस होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे साथियों ने कुछ कविताएं पढ़ी तो मैं सचमुच बहुत नर्वस हो गया। मैं इसलिए भी नर्वस हो गया क्योंकि हम सब हिंदी पर बात करने के लिए यहाँ प्रेरित हैं, और ये हर साल का एक त्यौहार भी है, रस्म भी है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे। हिंदी दिवस पर कुछ संकल्प करेंगे, प्रण लेंगे कि हम ज़्यादातर काम हिंदी में करेंगे, हिंदी में सोचने की कोशिश करेंगे, हिंदी में लिखने बोलने की कोशिश करेंगे, और अगले दिन फिर अंग्रेजी के पहले वाक्य से दिन की शुरुआत कर देंगे। जब हम एटीएम में जाते हैं तो एटीएम आपसे विकल्प पूछता है कि आप कौन सी भाषा का चयन करना चाहेंगे। उसमें हिंदी भी होती है, कई एटीएम में आपकी और भी क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे अगर आप पंजाब सिंध बैंक के एटीएम में जा रहे हो तो उसमें पंजाबी का भी ऑप्शन होता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपनी भाषा का या हिंदी का ऑप्शन दबाते हैं? क्या अंग्रेजी में ऑप्शन दबाने से 5,000 के 10,000 हो जाते हैं? और सोचते हम किस भाषा में हैं? पैसे को सोचते हम जिस भाषा में हैं उस भाषा में हम उसको एटीएम में अंकित भी नहीं करते। और अगर हम एटीएम में अंकित भी नहीं करते तो हिंदी के बारे में संकल्प बहुत सारे लेने की आवश्यकता क्या पड़ती है? तो ये जो पहली शुरुआत है एक छोटी सी शुरुआत है, इसमें कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है। जब आप एटीएम में जाते हैं तो आप अकेले ही होते हैं, आपके साथ और कोई दूसरा नहीं होता, गार्ड भी बेचारा बाहर आ जाता है। वहां भी क्या हम ये संकल्प करके थोड़ा सा काम शुरू कर सकते हैं? वो पूछते हैं आप कौन सी भाषा में अपना पैसा निकालना चाहेंगे, क्या हम अपनी भाषा का वहां विकल्प दे सकते हैं? ये मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, विवेक आपका है। हिंदी दिवस का इतिहास, क्या हिंदी दिवस है, क्यों हिंदी दिवस है, हिंदी का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इन सारी बातों पर मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं। आपने 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की सारी पृष्ठभूमि पढ़ी है। उस पृष्ठभूमि में यह भी पढ़ा है कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भारत में क्यों लाया गया। जब विलियम बेंटिंग ने यह एक्ट लाया तो क्या सोच के लाया, और लॉर्ड मैकाले ने जब इसकी रचना की तो क्यों की, उसके पीछे की धारणा क्या थी, और लॉर्ड मैकाले का भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में क्या सोच था, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि संस्कृत और फारसी में भारत में सिर्फ इतना ही साहित्य उपलब्ध है जो यूरोप के किसी छोटे से पुस्तकालय की एक अलमारी में समा जाए। इससे ज़्यादा कुछ भी इनके पास पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं है। इसलिए अगर इन्हें पूरे विश्व के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है, पूरे विश्व के साथ कहीं ना कहीं जोड़ना है, तो इन्हें अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। यह भी एक तथ्य है कि उस समय भाषाओं के साथ समृद्ध था भारत। सिर्फ हिंदी नहीं थी, संस्कृत थी, फारसी थी, और कई भाषाएं थी, और हर एक भाषा में विपुल साहित्य की रचना हो रही थी। चाहे वो असमी हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, या क्षेत्रीय भाषाएं हो, या बोली भाषाएं हो, चाहे ब्रिज भाषा हो, अवधी हो, सब में साहित्य की रचना हो रही थी। लेकिन एक ऐसा एक्ट हमारे ऊपर लाद दिया जाता है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं न्यूनता का बोध भर देता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। आपके पास कुछ पढ़ने पढ़ाने लायक है ही नहीं, इसलिए आप हिंदी पढ़िए। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब डेमोग्राफी की स्टडी पढ़ी होगी तो शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू नहीं हुआ था तब भारत का लिटरेसी रेट 80% से ज़्यादा था, और जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू हुआ तो भारत का लिटरेसी रेट घट के 18% रह गया। वो लिटरेसी रेट आज भी हम ऊपर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये भाषा की ताकत है, अपनी भाषा में सोचने, समझने और करने की ताकत है। अभी 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम सब ने बहुत सारा पढ़ा लिखा है,
आपने देखा होगा कि उसमें भारतीय संस्कृति के ज्ञान की बात कही गई, अपनी धरोहर की बात कही गई है, भारतीयता की बात कही गई है, और इसके साथ ही मातृभाषा में शिक्षा की भी आवश्यकता की बात कही गई है। यानी एक तरह से 1835 के बाद लगभग 180-85 साल बाद डीकॉलोनाइजेशन की सही प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बार हमने सोचा कि कैसे हम अपने आप को उस उपनिवेशिक ताकतों से दूर कर सकते हैं, उस सोच से अलग कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सिर्फ एक शिक्षा का अनुष्ठान मान के मत छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दरअसल भावी राष्ट्र के निर्माण का एक अनुष्ठान है। इसे मानकर आप उसकी दिशा में सोचने का प्रयास कीजिए। और इसलिए जब हम राष्ट्र निर्माण में हिंदी की भूमिका की बात करते हैं तो ये बात हमें सोचना पड़ेगी कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, हिंदी संस्कृति, संस्कार और परिवेश भी है। जिस भाषा में हम सोचते हैं, जिस भाषा में हम समझते हैं, जिस भाषा में हम अपने घर से संवाद करते हैं, क्या वो भाषा हमारे संवाद की भाषा आमतौर पर प्रक्रियागत शासकीय तौर पर नहीं होनी चाहिए? और इसमें शर्म कैसी है? मैं आज कहीं चर्चा कर रहा था तो मुझे बताया आप में से बहुत सारे साथी हिंदी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं, और इसमें कहीं कोई न्यूनता बोध नहीं कि हिंदी माध्यम है या अंग्रेजी माध्यम है या मैं किसी और माध्यम से आता हूं। वस्तुतः महत्व तो ज्ञान का है। वो ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, संपादित किया है, कहीं ना कहीं से एकत्रित किया है। तो अगर आप उस ज्ञान को कहीं ना कहीं बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो वो किसी भी भाषा में हो सकता है। और अपनी भाषा सुनने का, अपनी भाषा समझने का और अपनी भाषा पे गर्व करने का जो एहसास है मित्रों, वो एहसास शायद हमें हमारी जन्मभूमि में नहीं मिलता, बाहर जाकर मिलता है। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मैं वियना जा रहा था, फ्रैंकफर्ट के हवाई अड्डे पर मुझे फ़्लाइट बदलनी थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, तो जाहिर है बहुत सारे लोग भारतीय मूल के ही थे। तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जो महिला सबकी मदद कर रही थी, एयरलाइंस की, लुफ्तांसा की, जर्मन महिला, वो कह रही थी दिल्ली वाले यात्री इधर से जाएं, सुविधा होगी, दिल्ली वाले यात्रियों के लिए ये काउंटर अलग से है। सुन के इतना अच्छा लगा। सुबह 3:30 बजे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर कोई महिला हिंदी में आपसे संवाद करने की चेष्टा कर रही है। इसके विपरीत हमें हमारे दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पे कोई हिंदी में बोलता हुआ नजर नहीं आता। अगर आप हिंदी में सवाल पूछें तो लोग शायद आपको उतना पढ़ा लिखा नहीं मानते। मैं कुर्ता पजामा पहन के अक्सर हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ। 12 और 13 नंबर की सीटें दरवाजे के पास होती हैं, आपको भी सबको मालूम है। इसीलिए 12 और 13 नंबर की सीटों के यात्रियों को एक विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि जब आपातकाल हो तो दरवाज़ा आप इस तरह से खोल सकते हैं। तो जब एयर होस्टेस आई और अक्सर वो पूछती हैं कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं, मैं उस भाषा में आपको बताऊंगी। तो मेरे उधर जो बैठे थे उनसे उसने पूछा कि आप इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। उन्होंने कहा वी आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। मेरी तरफ देखा और उसने पूछा नहीं कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, उसने हिंदी में संवादन शुरू कर दिया। मैंने कहा मैडम आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, व्हाई डिडंट यू आस्क मी? नो सर, आई एम रियली सॉरी। आप जानते हैं एयर होस्टेस किस तरह से बातें बनाती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम भाषा के प्रति, वेशभूषा के प्रति अपने मन में एक ऐसा परसेप्शन गढ़ लेते हैं और उस परसेप्शन के शिकार होते चले जाते हैं, और वहीं से हमारे अंदर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी या न्यूनता बोध शुरू होता है। और भाषा की तो विशेषता ही यह है कि आपके पास भाव पहुंचे, तथ्य पहुंचे। और इस दृष्टि से अगर हम भाषा को देखते हैं तो हमें सच में लगता है कि भाषा कोई भी हो, वो शिद्दत से बोली जाए, पूरे सम्मान से बोली जाए, पूरी इच्छा शक्ति से बोली जाए। अब कहने को तो अंग्रेजी भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हमारी अपनी भाषा नहीं है। शायद हम उसमें सोचते बोलते नहीं, हमने वो भाषा कहीं से आयातित की है, अच्छी आयातित की है, अच्छा अंग्रेजी लिख लेते हैं, पर वो हमारी अपनी भाषा नहीं है। वो भी जो शब्द हैं, वो भी जो वाक प्रयोग हैं, वो भी तो सब हम कहीं ना कहीं से सीख के पढ़ के आते हैं। तो फिर अपनी भाषा में बात करने में, बोलने में हमें किस तरह की शर्म होनी चाहिए? तो इसलिए बहुत बड़े वादे
बहुत सारे वादे, बहुत सारे नारे। आज सुबह से मेरे पास, चूंकि मेरा संबंध हिंदी से है, हजारों मैसेजेस हिंदी के, हिंदी में ऐसा, हिंदी में वैसा, हिंदी में ये, हिंदी में वो। यही लोग हैं जो कल जन्माष्टमी पे फिर दूसरा संदेश भेजेंगे, दुर्गा पूजा पे तीसरा भेजेंगे, सर्वपितृ अमावस्या पे चौथा भेजेंगे। इसलिए ऐसे संदेश और ऐसे नारों की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है आपके अंदर एक संकल्प और इच्छा शक्ति की। अगर वो संकल्प और इच्छा शक्ति आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप उस भाषा को एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, या शायद सभी लोग, क्षेत्र में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, काम करने जाएंगे, गाँव में जाएंगे, छोटे छोटे कस्बों में जाएंगे, और उन गाँव में, कस्बों में, वहाँ के रहने वाले लोगों के पास जो भाषा है वो उनकी अपनी भाषा है। और अगर आप उनके साथ उनकी अपनी भाषा में संवाद करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है। मैं मराठी भाषी हूँ और मेरी पत्नी बांग्ला भाषी है। हमने जब शादी की तो ये सोचा, आप में से भी बहुत लोग सोचेंगे कि हमारे बच्चे दोनों भाषाएं सीख जाएंगे, मराठी भी सीख जाएंगे, बांग्ला भी सीख जाएंगे। हुआ इसके उल्टा, न उन्होंने ढंग से मराठी सीखी, न ढंग से बांग्ला सीखी। अब जब मेरा छोटा बच्चा दूसरी क्लास में था तो उसकी टीचर ने सब बच्चों से लिखवाया कि व्हाट इज योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है। तो ये 7-8 साल का बच्चा था, उसके मन में बड़ा प्रश्न हुआ, माँ की भाषा तो बंगला है, अगर मैं बांग्ला लिखता हूँ तो फंस जाऊंगा, क्योंकि टीचर ने पूछा बांग्ला में बोलो, तो मुझे तो कुछ आता नहीं है। फिर मराठी लिखता हूँ तो मराठी भी मुझे अच्छी तरह नहीं आती, क्योंकि और मराठी वैसे भी मदर टंग तो है नहीं, वो तो फादर टंग है। टीचर ने मदर टंग पूछी, फादर टंग तो पूछी नहीं है। बच्चे ने वो भरा नहीं फॉर्म, घर आ गया। रात में मेरी माँ से पूछा, दादी से अपनी, कि दादी ये बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया उन्होंने, व्हाट इज योर मदर टंग, अब मैं क्या जवाब दूं। अब मेरी माँ भी बेचारी उस गुगली से परेशान हो गई कि अब बच्चे को कुछ भी बोले तो फंस जाएगी, मराठी बोलेगी तो बहू नाराज हो जाएगी। माँ ने कहा, बेटा तेरे को जैसा समझ में आए वैसा कर देना। अगले दिन जो उस बच्चे ने किया वो बहुत शानदार था। अगले दिन उसने वही कॉलम में मराठी लिखा, लेकिन मदर टंग के आगे लिख दिया ग्रैंड मदर टंग। ये भाषा का झगड़ा हमारा है, बड़े लोगों का है। भाषा का झगड़ा छोटे बच्चों का नहीं है। उनके मन में सब भाषाएं बराबर हैं, उनके मन में सब भाषा का भाव बराबर है। आपके मन में भी जब आप स्कूल में थे तब भाषा का भाव बराबर था। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई ज़्यादा उन्नत होती चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे इर्द गिर्द के वातावरण से सिखाई जाती हैं, वैसे वैसे हमें लगता है कि हम कहीं कहीं फलां भाषा को, इस भाषा को, उस भाषा को कहीं प्रेरित कर रहे हैं, कहीं पैट्रोनाइज कर रहे हैं, कहीं स्वीकार कर रहे हैं, कहीं अस्वीकार कर रहे हैं। और फिर कहीं भाषा को धर्म से जोड़ देना, कहीं भाषा को प्रांत से जोड़ देना, कहीं भाषा को परिवेश से जोड़ देना, कहीं भाषा को संस्कृति से जोड़ देना, और फिर चिंता करना कि ये सब भारत की एकता के लिए खतरा भी हो सकता है, अलग अलग भाषा के लोग हैं। मित्रों, आप सब मुझसे विद्वान हैं, आप जानते होंगे अथर्ववेद में आज 3500 साल पहले ये बात कह दी गई है, जन्म विवृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणी यथौकसम। इस धरती पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वो सब साथ में रहते हैं, मिलकर रहते हैं। 3500 साल पहले बता दिया है अथर्ववेद में। इसलिए हमें भारत की एकता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से, अलग अलग उद्देश्यों से, और उसमें से ज़्यादातर उद्देश्य बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे बीच में भाषाओं का जो विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हमें बचना चाहिए, उनसे कहीं ना कहीं हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसलिए ये झगड़ा सिर्फ हिंदी और अन्य भाषाओं का या हिंदी और अंग्रेजी का नहीं है, ये झगड़ा है हमारे अंदर जो मानस बन रहा है उसका है। उस मानस से हमें मुक्ति दिलानी है, उस मानस के बाहर आना है, उस मेंटल मेकअप के बाहर आना है। इसलिए अगर गलती से मैंने एक अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर दिया तो मुझे फांसी नहीं हो जानी चाहिए, अरे इन्होंने अंग्रेजी बोल दी। या हिंदी तो आजकल हिंदी रही कहाँ, उसमें तो आधे शब्द उर्दू के हो गए। या हिंदी में तो लोक भाषाओं के बहुत सारे प्रयोग हैं। भाषा तो दरअसल एक चलता हुआ प्रवाह है, नदी का प्रवाह है। अलग अलग नदियाँ उसमें आके मिलती हैं,
अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, नाले मिलते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ खराब भी रहते हैं। खराब रहते हैं तो स्लैंग लैंग्वेज आ जाती है, RIP VIP टाइप की भाषा भी आ जाती है, समझ में ही नहीं आती व्हाट्सएप पर आप क्या लिखते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे क्या लिखते हैं हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। पर वो सब भी होता है, लेकिन भाषा अपने प्रवाह में बहती है और समृद्ध होती है, विकसित होती है, उसमें से एक नया जीवन निकलता है, और वो जो नया जीवन होता है उसे कहीं ना कहीं हमें आत्मसात करना है। इसलिए कहीं उर्दू का शब्द आ गया, या किसी ने मराठी का गलती से एक शब्द बोल दिया, या किसी ने गलती से अपनी गुजराती का या असमी का या बांग्ला का शब्द बोल दिया, तो फांसी पर लटकाने की जरूरत नहीं है, वो भी भाषा का प्रवाह है। ऐसे कई शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए, ऐसे कई शब्द हैं जो हिंदी ने दूसरी भाषाओं को दे दिए, और ये आदान प्रदान चलता रहता है। वैसे ही जैसे हमारे घरों में आदान प्रदान चलता है, या आप दोस्त लोग जो हॉस्टल में रहते होंगे, जैसे टी शर्ट का आदान प्रदान चलता है, महिलाएं घर में एक दूसरे के साथ खाद्य सामग्री का आदान प्रदान करती हैं, यही आदान प्रदान है, और उसी से तो समाज बनता है, उसी से तो जीवन बनता है। वही भारत की विशेषता है। आज भाषाओं के मामले में विश्व में सबसे अधिक समृद्ध देश भारत है, ये तथ्य मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जिस संस्था में मैं काम करता हूं, उसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन मेरे अंडर काम करती है जिसका नाम है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार भारत में है, और उसमें 300 से ज्यादा भाषाओं में पांडुलिपियां लिखी गई हैं। आज से 600, 700, 800 साल पहले जब हमारे भारत के लोग थे ये सब काम कर रहे थे, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और हमारा ये वैभव है, भाषा का वैभव है, उस वैभव को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद हम सही निर्माण की दिशा में बढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ेंगे। मुझे आग्रह हुआ था कि मैं अपनी कुछ रचनाएं पढ़ूं। एक कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसका शीर्षक है मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें, जब बातें बिगड़ने लगें जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयां जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, बस जरा सी कोशिश से दे देते परिस्थिति को मात। गति पड़ जाए चाहे मध्यम लेकिन लय मत तोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब। हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और आखिरी है, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता। अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देनी है शत्रु को मात। झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन